दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 11। तभी वार्ड में एक नर्स आती है और वह विधि को बताती है कि डॉक्टर उसे मिलना चाहते हैं। विधि डॉक्टर के केबिन में जाती है। डॉक्टर, बैठिए। आप एक बहुत बड़ी हार्ट सर्जन हैं और आपकी बेटी की कंडीशन को देखकर आपको तो पता लग गया होगा कि उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, यह हॉस्पिटल, हमारे पास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपकी बेटी का ऑपरेशन कर सके। इसीलिए आपको दूसरे डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। विधि, हाँ पता है, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि वह जल्दी से यहाँ पर आ सकें। फिर वह एक फ़ाइल देखकर बोलते हैं, आप खुद ही डॉक्टर हैं, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपकी बेटी पहले से ही बहुत डाउन थी और आपको पता ही है, ऑपरेशन होने के टाइम पर उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि उनमें ब्लड की मात्रा बहुत कम है और उनका जो ब्लड है वह बहुत ही रेयर ब्लड है, गोल्डन ब्लड, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। अभी तक दुनिया में बस 43 लोगों के अंदर पाया गया है, उनमें से 44वीं आपकी बेटी है और यह ब्लड हमें बाहर से नहीं मिल सकता है। तो हो सकता है आपकी या इनकी फादर का यही सेम ब्लड ग्रुप हो। तो आप उनका 1-2 दिन तक खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि हमें 1 से 2 बोतल खून की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें ऑपरेशन के टाइम पर विधि ओके बोलकर वहाँ से उठकर चली जाती है। विधि शिवी का हाथ पकड़ के रोते हुए बोलती है, सॉरी बच्चा, आपकी मम्मा बिल्कुल यूजलेस है, आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, और रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। जब वह अपना सर उठा के ऊपर देखती है तो वहाँ पर काकी होती हैं। विधि उनको हक करके रोने लगती है और बोलती है, मैंने इन्हीं हाथों से बहुत लोगों की जान बचाई है, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ सिवाय उसको मौत के मुँह जाता देखने के अलावा। काकी, बिटिया ऐसे नहीं बोलते, भगवान सब ठीक कर देगा, हमेशा सबके लिए अच्छा करते हो, वह भी आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा, आप टेंशन मत लो। बस डॉक्टर ने जो बोला है उसकी तैयारी करो। तभी वहाँ पर आस्था, निसारिया, तन्मय, समर्थ, विक्की सब आ जाते हैं। उन सबको वहाँ पर देखकर विधि जल्दी अपने आंसू पोंछती है और फिर अपने उसी कोल्ड वॉइस में पूछती है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? निशा, मैंने आपको अकेले ऐसे पार्टी से जाते हुए देखा तो मैं थोड़ा डर गई थी, इसीलिए मैंने जाकर सबको बता दिया कि आप अकेले ही पार्टी से कहीं चली गई। आस्था, सफाई बाद में लेना, पहले यह बता शिवी को क्या हुआ है, वह हॉस्पिटल में क्यों है इस टाइम पर? फिर विधि उन सबको बताती है, डॉक्टर ने 2 दिन के अंदर इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला है। तन्मय, यहाँ पर कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें किसी और हॉस्पिटल में जाना चाहिए। चल हम वापस न्यूजीलैंड चलते हैं क्योंकि यहाँ के डॉक्टरों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं, और एंजल के लिए तो बिल्कुल नहीं। विधि, मैंने वहाँ से 2 डॉक्टरों को यहाँ पर बुलाया है विधि, और यह हॉस्पिटल है। आस्था, निशा को छोड़कर बाकी के सब लोग घर चले जाओ, सिवाय आप भी जाओ उन लोगों के साथ रिया, पर हम ऐसे अकेले छोड़कर तुझे नहीं जा सकते हैं। विधि, यहाँ जितने लोग रुकेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल में इतने लोग एक साथ अलाउ नहीं हैं। यह बात तो तुझे भी अच्छे से पता होगी क्योंकि तू भी एक डॉक्टर है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम सब घर चले जाओ। किसी तरह मनाकर उन सबको घर भेजने के बाद विधि आस्था और निशा को शिवी के पास छोड़कर खुद भी हॉस्पिटल से निकल जाती है और अपनी कार में बैठकर एक कॉल करती है। विधि, जितना जल्दी हो सके मुझे रुद्र के मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना उसमें उसके ब्लड ग्रुप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर वह एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर रुद्र आ जाता है क्योंकि जब उसने विधि को ऐसे हड़बड़ाकर निकलते हुए देखा था तो उसको विधि की टेंशन होने लगी, इसलिए एक आदमी को कॉल करके उसने यह पता लगाने के लिए बोला कि इस टाइम विधि कहाँ पर है। विधि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वह अपनी आंखों के सामने रुद्र को देखकर भी नहीं पहचानती। रुद्र की कार एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकती है। पहले खुद कार से निकलता है, फिर दूसरी साइड का गेट खोलकर विधि को अपनी गोद में उठाता है। तभी विधि उठ जाती है और रुद्र की गोद से उतर जाती है। तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और यह घर किसका है? रुद्र, यह मेरा घर, चलो मेरे साथ अंदर, नहीं तो ठंड लग जाएगी, बारिश हो रही है। रुद्र की बातें सुनकर उसकी भवें तन जाती हैं। फिर वह रुद्र को देखकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। विधि के ऐसे कहने पर रुद्र के जाते कदम रुक जाते हैं और वह विधि की तरफ ध्यान से देखने लगता है। विधि मुंह फुलाकर जमीन पर बैठकर कहती है, मैं यहीं बैठूंगी पर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। विधि की बात सुनकर रुद्र उसको अजीब नजरों से देखता है, फिर अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है, बच्चा क्या हुआ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती? रुद्र के ऐसे पूछने पर विधि मासूमियत से कहती है, तुम मुझे हमेशा बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ देते हो।
और मुझे अकेला कर देते हो, इसलिए मैं अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ कहीं भी और कभी भी। विधि का ऐसा कहना रुद्र को अच्छे से समझ आ रहा था कि विधि किस बारे में बात कर रही है। रुद्र को विधि के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। वो उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस, और ना ही मैं अब तुमको छोड़ने दूंगा। इतना बोल वह विधि का हाथ पकड़ लेता है। अब वह एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए खड़े थे। विधि बड़े ध्यान से रुद्र के हाथ को देख रही थी। फिर वह अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर अपनी हाथ की उंगलियां को छूती है, जिसमें वही अंगूठी थी जो एक वक्त पर रुद्र ने विधि को दी थी। विधि उस रिंग को छूकर उससे जुड़ी यादों को याद करती है। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू छलक आते हैं। वह मासूमियत से रुद्र की आंखों में देखते हुए कहती है, तुमने ये रिंग क्यों पहनाई थी मुझे, जब तुम्हें मुझे यूज करके रिश्ता तोड़ना ही था। उसके बाद उस रिंग को अपनी उंगली से निकालने लगती है। देखो ना, यह रिंग भी तुम्हारी तरह ही है, एकदम जिद्दी है। पता है, मैं हमेशा इस रिंग को निकालने की कोशिश करती हूँ, पर यह निकलती ही नहीं है। तुम निकाल दो ना इसे और अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी रिंग। रुद्र विधि की आंखों को देखकर काफ़ी बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसके पास विधि के सवालों का जैसे जवाब ही नहीं बचा। वह जानता था कि वह कुछ भी कर ले, पर वह 5 साल पहले गलती ठीक नहीं कर सकता और ना ही उसके दर्द को कम कर सकता है। इसलिए वो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़े ही आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी विधि अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर गार्डन में भाग जाती है। विधि, रुको, बारिश हो रही है, भीग जाओगी। यह बोलने के साथ साथ रुद्र भी उसको पकड़ने उसके पीछे भागता है। रुद्र जल्दी से जाकर विधि को अपनी गोद में उठा लेता और घर के अंदर लेकर जाने लगता है। छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें दांत से काट लूंगी। कोई बात नहीं, जो करना है करो, पर मैं तुमको अब नीचे नहीं उतारने वाला, और ज़्यादा बकबक की ना, मैं तुम्हें भी किस कर लूंगा। रुद्र की बातें सुनकर विधि जल्दी से अपने लिप्स को कवर कर लेती है और चुपचाप से अपना सर उसके सीने पर टिका लेती है। फिर वह अपनी खामोश नज़रों से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र विधि को लेकर सीधे अपने बेडरूम में चला जाता है। उसको सोफे पर बिठाता, चुपचाप से यहीं पर बैठे रहो, मैं भी कपड़े और टॉवल लेकर आ रहा हूँ। फिर वह वहाँ से अपने वार्डरोब में चला जाता है। रुद्र जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके विधि के लिए एक शर्ट लेकर आता है, क्योंकि आज से पहले उसके मेंशन में कोई लड़की नहीं आई थी, इसलिए उसके पास कोई भी लड़कियों वाले कपड़े नहीं थे। रुद्र विधि के पास जाकर देखता है तो विधि वैसे ही बैठे बैठे सो गई होती है। थोड़ी देर तक तो रुद्र उसको वैसे ही देखते रहता है, फिर आगे बढ़कर उसको अपनी गोद में उठा लेता है। एक एक करके विधि के कपड़ों को निकालकर वह वाइट शर्ट पहना देता है। फिर जाकर उसको बेड पर लिटा देता है और एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करके उसको कंबल उड़ा देता है और खुद बालकनी में जाकर एक फ़ोन कॉल करता है। मैंने पता करने के लिए बोला था, तुमने उस बारे में पता किया? हाँ सर, मैंने पता करने की कोशिश की, पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला। बस इतना मिला है कि विधि मैम होटल से डायरेक्ट हॉस्पिटल गई थी, पर वह वहाँ पर किससे मिलने गई थी और किस वजह से गई थी या नहीं पता चल पा रहा है। पता करने की कोशिश करो, हो सके तो वहाँ के सीसीटीवी की फ़ोटो चेक करो या फिर किसी डॉक्टर से बात करो, मुझे पूरी की पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर, मैं करता हूँ। फिर वहाँ से वह सीधे अपने बेड के पास आता है और विधि को देखते ही बोलता है, मुझे नहीं पता तुम किसको बचाने की बात कर रही थी, और हाँ, मैंने इतना देखा है तुम उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में हो, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे अपनी जान देकर भी उसकी जान को बचाना पड़े, मैं वह ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे अब अपने किए की माफ़ी चाहिए तुमसे। फिर वह धीरे से उसके पास बैठकर काफ़ी देर तक उसको देखता रहता है। फिर उसके फोrehead पर किस करके उसको अपनी बाहों में लेकर उसके बगल में लेट जाता है। स्वीट ड्रीम्स बेबी गर्ल। फिर दोनों अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। खिड़की से आती सुबह की रोशनी से विधि की नींद खुलती है। वह जैसे ही अपनी आँख खोलती है तो उसे अपने सर पे बहुत दर्द महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सर पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। तभी उसको अपनी कमर पर कुछ भारी सा महसूस होता है। वह जैसे ही बगल में रुद्र को देखती है, जो कि उस वक्त उसे ही हक किए सो रहा था, वह अपनी जगह पर जम जाती है। यहाँ पर क्या कर रही हूँ और रुद्र के साथ क्यों सो रही हूँ? फिर वह खुद को देखती है तो वह इस टाइम रुद्र का शर्ट पहनी हुई है। या देखते ही वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और रात को क्या हुआ था याद करने की कोशिश करने लगती है। फिर भी उसे कुछ नहीं याद आता है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। फिर वह अपनी नज़र झुका के एक बार रुद्र को देखती है, जो कि इस समय उसके चेहरे पर भी सुकून वाली फीलिंग बनी हुई थी। विधि कुछ देर ऐसे ही रुद्र के चेहरे को निहार कर खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद कर वहाँ से कमरे में जाने को हुई। फिर वह जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती
तभी रुद्र, जो कि अभी भी अपनी आंख बंद कर सो रहा था, वह विधि को अपनी बाह में ना पाकर उसे वहां से जाने नहीं दिया। पर उसे जब महसूस हुआ कि विधि खुद को उसे छुड़ाकर जा रही है, तो वह नींद में ही विधि का हाथ पकड़ उसे रोककर अपनी नींद भरी आवाज में कहता है, रुको ना प्लीज, मत जाओ मुझे छोड़कर, कहाँ जा रही हो। विधि अपनी जगह पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है, तो वह अभी भी सो रहा था। यह देखकर वह एक राहत की सांस लेती है। फिर बाथरूम जाकर अपना मुंह धोती। थोड़ी देर बाद वह वापस रूम में आती है। फिर कुछ सोचकर वह रुद्र के रूम की तलाशी लेने लगती है, यह सोचकर कि शायद उसको रुद्र की कोई मेडिकल फाइल मिल जाए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी विधि को कुछ नहीं मिलता। फिर रुद्र के पास बैठ जाती है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद विधि अपना एक हाथ रुद्र के बालों पर ले जाती है। फिर धीरे से बोलती है, तुम वह इंसान हो जिससे मैंने अपने दिलो जान से प्यार किया, पर तुमने उसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। अब मैं जो करने जा रही हूँ तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं भी अब तुम्हारी तरह ही बनूंगी खुदगर्ज। अपने फ़ायदे के लिए मैं तुम्हें यूज करने जा रही हूँ। जानती हूँ यह बहुत गलत है, या मैं भी गलत करने जा रही हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तुम्हारी एक गलती ने हम चारों की लाइफ बर्बाद कर दी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम लोग भी एक नॉर्मल लाइफ जीते। विधि मित्तल किसी रुद्र सिंह राठौर को नहीं जानती, और ना ही शायद तुम मुझे जानते, तो कितना अच्छा होता ना शाहजी। पर मैं अभी अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारे साथ खेलने जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। जानती हूँ इस सच्चाई के बाद हम दोनों की लाइफ बदलने वाली है, पर इस बार मैं अपना कुछ नहीं खोऊंगी। खोने की बारी तुम्हारी है, इसलिए आज सुकून की नींद सो लो। शायद ये कल से नसीब ना हो। मेरे दिल को यह पता होते हुए भी कि तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी यह तुम्हारे लिए ही धड़कता है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, पर फिर भी मुझे यह करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने बच्चों को दे भी दूँ तो तुम्हारी वह गर्लफ्रेंड, आई मीन जो तुम्हारी वाइफ बनने वाली है, मेरे बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो बस अब वही खेल मैं खेलने जा रही हूँ जो तुमने 5 साल पहले मेरे साथ खेला था। फिर वहाँ से उठकर तुरंत चली जाती है। रुद्र, जिसकी आंखें कब से बंद थीं, वह अपनी आंखें तुरंत खोल देता है। फिर वह विधि की बातों के बारे में सोचने लगता है कि उसने क्या बोला था। फिर खुद भी बोलता है, क्या मेरी और विधि के बच्चे भी हैं कि कुछ और बोल रही थी, और क्या गेम खेलने वाली है मेरे साथ। पर कोई बात नहीं, हमेशा जो गेम खेलना चाहती हो आराम से खेलो, मैं तुम्हें खेलने दूंगा। पर हाँ, लास्ट वाली बाजी मेरी होगी, क्योंकि रुद्र सिंह राठौर को हारी हुई बाजी को ही जीतने में मज़ा आता है। तुम्हारी बातों से इतना तो पता चल गया कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह तो अभी भी है मेरे लिए। फिर साइड से अपना फ़ोन उठाकर मोहित को कॉल करता है। उधर से मोहित की थकी हुई आवाज़ सुनाई देती है, हेलो सर। जो मैंने तुम्हें पता करने के लिए बोला था उसके बारे में पता चला? नहीं सर, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ से हमें कोई डिटेल नहीं मिली। यहाँ तक कि वहाँ के सीसीटीवी फ़ोटो चेक किया तो उसमें भी कुछ खास नहीं मिला। बस उसमें 2 बच्चों की धुंधली सी फ़ोटो मिली, बट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन है वह और विधि मैम उनको कैसे जानती हैं। पर सर, यह पता चला है कि किसी बच्चे का 2 दिन के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। यहाँ से हो सकता है कि विधि मैम उसकी ही हार्ट सर्जन हो, और अच्छे से पता करो। फिर अपना फ़ोन रख देता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उन दोनों बच्चों का विधि से कोई कनेक्शन है। क्या ऐसा हो सकता है वह बच्चे सच में हम दोनों के हों? ये लड़की इतनी बातों को कितनी आसानी से छुपा ले रही है। लग रहा है मेरे आदमी ही बेवकूफ़ हैं। यह काफ़ी माहिर हो गई है अपनी चीज़ों को छुपाने में। फिर उसे याद आता है कि विधि ने उसके फोरहेड पर किस किया था। यह सोचने के साथ वह मुस्कुराने लगता है। हॉस्पिटल में आस्था विधि के सामने आकर खड़ी हो जाती है। विधि, डॉक्टर ने बोला 24 घंटे और बचे हैं शिवी के ऑपरेशन के लिए। ब्लड का इंतजाम हो गया क्या? विधि खुद को नॉर्मल करते हुए बोलती है, उसका इंतजाम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और अब तुम घर जा सकती हो। मैं यहाँ पर आ गई हूँ आस्था। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। और तू रात भर कहाँ थी विधि? मेरी एक बात का जवाब दोगी तुम? हाँ बोल, किस चीज़ का जवाब चाहिए तुझे? अगर मैं कोई गलत काम करने जा रही हूँ या गलत फैसला लेने जा रही हूँ तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? मुझे पता है तू कभी कुछ गलत नहीं करेगी, और अगर करती हो तो मैं तुझे हमेशा सपोर्ट करूँगी। पर तू करने क्या जा रही है या पहले बता देना मुझे। मुझे नहीं पता मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर मैं इतना चाहती हूँ उस टाइम तू मेरे साथ रहे। फिर विधि शिवी का हाथ पकड़ कर बैठ जाती है। विधि, आई प्रॉमिस बच्चा, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, आपको किसी भी हालत में बचा कर ही रहेगी।
विधि जैसे डॉक्टर के केबिन में जाने को होती है तभी उसको महसूस होता है कि उसके हाथों को कोई पकड़ा है और जैसे ही पीछे देखती तो शिवी अपनी आंखें खोलकर विधि की तरफ देख रही होती है। फिर अपना ऑक्सीजन मास्क नीचे करती है। अरे बच्चा, ऐसा मत करो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, मास्क मत निकालो, ऐसे लगे रहने दो। शिवी, मम्मा मुझे आपसे बात करनी है। फिर धीरे धीरे अटक अटक के बोलती है, मम्मा मुझे तारा नहीं बनना है, मैं आपके और बेबी ब्रो के साथ रहना चाहती हूँ। आपको तो सब बड़ा वाला डॉक्टर बोलते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बचा लो ना। हाँ मम्मा, मुझे तारा नहीं बनना मम्मा। इतना बोलने के साथ साथ उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। विधि आगे बढ़कर जल्दी से उसका ऑक्सीजन मास्क लगाती है और उसको देखते ही बोलती है, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मा आपको बचा के रहेगी। इतना बोलने के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेजेंट टाइम विधि अपना फ़ोन निकालती है और एक फ़ोन कॉल करती है। मेरी मीटिंग फिक्स करो मिस्टर राठौर के साथ जल्द से जल्द, और इस बात का ध्यान रखना, इस बारे में निशा को पता नहीं चलना चाहिए। अपना फ़ोन रखकर जैसे पीछे मुड़ती है, सामने विक्की को देखकर एकदम चौंक जाती है। क्या यार, तुम ऐसे अचानक सामने क्यों आ गए? तुमने देखा मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। विक्की जब कोई गलत काम करता है तो ऐसे ही किसी को देख कर डर जाता है, और तुम रुद्र से क्यों मिलने जा रही हो? तुमने शायद गलत सुना, मैं किसी और की बात कर रही थी। विक्की, तुम पागल किसी और को बनाना, मुझे नहीं। और इस बार मैं तुम्हें अपनी लाइफ के साथ नहीं खेलने दूंगा। यह दोनों बच्चे उसी के हैं, इनको बचाना भी उसी की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। इन दोनों की वजह से तुम्हें अपने लाइफ के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा, समझी तुम? विधि एकदम चुप। इसके आगे तुम एक शब्द भी मत बोलना। यह बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और इनको प्रोटेक्ट करना और संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। इन दोनों बच्चों की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और मेरे रहते हुए उनको कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं होने दूंगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, अब क्या करने जा रही हूँ, इसके बारे में तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। विकी, राइट, 5 साल पहले भी तूने यही किया था और 5 साल बाद भी तू ही करने जा रही है। हम तो तेरे कुछ हैं ही नहीं। इस बार सब जानते हुए भी मैं तुझे गड्ढे में नहीं गिरने दूंगा। विधि विक्की के कॉलर पकड़ते हुए आंखों में आंखें डालकर बोलती है, मुझे पता है तुम्हें मेरे बच्चे पसंद नहीं हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इनके फादर की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। पर मेरी बात सुनो, इसमें गलती इन दोनों की नहीं है। इनको रखने का फैसला मेरा। रुद्र ने मेरे पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी उनको जन्म देने के लिए। तुम भी तो एक डॉक्टर हो ना। अच्छा, तुम एक बच्चे को अपने सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहते हो? प्लीज़ विक्की, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती, प्लीज़। विक्की विधि को हक कर लेता है और बोलता है, तेरी बेटी की 5 साल की है तो तू उसे मौत के मुँह में जाते हुए नहीं देख सकती है, और तूने मेरा सोचा जब तू 8 साल की थी, तब से तुझे मैं प्रोटेक्ट करते आ रहा हूँ, तो मैं तुझे ऐसे कैसे मौत के मुंह में जाने दूँ सारी? पर मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। शायद तू भले मुझे ज़िंदगी भर माफ़ ना करे। विक्की की बातें सुनकर विधि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर वो खुद को स्ट्रांग करके विक्की के गले के पास की नस दबा देती है, जिसकी वजह से विक्की वैसे ही बेहोश हो जाता है। फिर ले जाकर सोफे पर लिटा देती है। तभी आस्था रूम में एंटर करती है। आस्था, इसे क्या हुआ या इसे क्यों से सो रहा है? विधि, जब वह ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो ऐसे ही सो जाता है। तुम दोनों का ध्यान रखना, मैं 1 घंटे में आती हूँ। पर तू जा कहाँ रही है? निरंजन डॉक्टर को बुलाओ, मुझे कल के लिए मीटिंग करनी है उसके साथ। तुम दोनों का अच्छे से ध्यान रखना, और शिवाय को भी हॉस्पिटल बुला लो, मुझे उससे बात करनी है। फिर वह बिना पीछे हुए वहाँ से निकल जाती है। आधे घंटे बाद रुद्र के ऑफिस में मोहित आकर बताता है कि विधि उससे मिलने आई हुई है। यह सुनकर रुद्र को कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि विधि उससे आज जरूर मिलने आएगी। विधि को मोहित लेकर रुद्र के केबिन में आता है। उसके बाद वह दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। क्या बात है, आज मिस मित्तल खुद आगे होकर मुझसे मिलने आई हैं, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसकी बातें सुनकर विधि अच्छी तरीके से देखने लगती है और अपने मन में बोलती है, इसे क्या हो गया? इसने कोई गलत दवा खा ली क्या? क्या नशा कर लिया? मुझे इतनी तमीज से पेश आ रहा है। फिर खुद को नॉर्मल करके बोलती है, मिस्टर राठौर, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। रुद्र, बोलो, अगर कर सकता हूँ तो कर दूंगा। आपको तो अच्छे से पता होगा मैं डॉक्टर हूँ और मेरे लिए किसी की जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए किसी की जान बचाने के लिए, और तुम ही उसकी जान बचा सकते हो और कोई नहीं। तो आपको क्या चाहिए मुझसे? मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। तुम ही सोचो, तुम्हारी वजह से किसी को एक नई लाइफ मिलने वाली है, कितनी अच्छी बात है ना?
रुद्र सॉरी, पर मैं कोई चैरिटी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, इसलिए अब आप जा सकती हैं। इस वक्त विधि के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वह बस रुद्र की तरफ एकदम देखे जा रही थी। फिर एक फाइल रुद्र के आगे बढ़ा देती है। रुद्र कुछ नहीं बोलता, चुपचाप वह फाइल लेकर उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। उस फाइल में विधि के कंपनी के शेयर और कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स थे। उनको देखने के बाद वो विधि की तरफ देखता है। मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है विधि, तुम चाहो तो पूरी कंपनी मुझसे ले सकते हो, मैं तुम्हारे नाम कर सकती हूँ, तुम्हारे जैसी 1000 कंपनियाँ मार्केट में खड़ा कर सकता हूँ, इसलिए फालतू की चीज़ें अपने पास ही रखो। विधि, फिर तुम्हें और क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ और तुम ऐसे डायरेक्ट आके मुझसे मेरा ब्लड मांग रही हो। वैसे तुमने मेरे बारे में हर एक चीज़ पता करके रखी है, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो तुम्हें यह भी बात अच्छे से पता होगी मेरा ब्लड ग्रुप कितना रेयर है और मुझे खुद ही अपने ब्लड स्टोर करके रखने पड़ते हैं ताकि कभी अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं यूज कर सकूं। पता है कितना मुश्किल काम होता है मेरे लिए, पहले डॉक्टर के पास जाओ, फिर ब्लड बैंक में जाकर जमा करो और तो और वहाँ पर सिक्योरिटी भी लगाना पड़ता है ताकि मेरे दुश्मनों को पता भी चले तो वह उसका नुकसान ना पहुँचा सकें। यह सब काम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है और खर्चा भी बहुत आता है। विधि, सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते, तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें यह डील डन करनी है तो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें भगवान बनने का शौक है, मुझे नहीं, मैं शैतान ही ठीक हूँ, मुझे और भी काम है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जब तुम कोई फैसला ले लो तो मुझे बता देना। फिर अपने मन में बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा फैसला हाँ में ही आने वाला है, क्योंकि मैं इतना तो जान ही गया हूँ जिसे तुम बताना चाहती हो वह इंसान तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर हाँ बहुत जल्दी सब कुछ जान लूँगा और उसके लिए तुम्हें मेरे पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विधि, तुम सीधा सीधा मुझसे ये क्यों नहीं बोलते, तुम्हें मेरे साथ सोना है, राइट, मुझे सोना है, बट तुम्हारे साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ। एंड मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद ही मेरे पास आई थी यह डील लेकर, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सिर्फ शर्त बता रहा हूँ, मानना या ना मानना तुम्हारा काम है। विधि, ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, बट मेरी कुछ इससे आगे वह कुछ बोल पाती, बीच में ही रुद्र उसे रोक देता है और खुद ही बोलता है, ठीक है, शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और यह फालतू की बकवास बिल्कुल मत करना कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सोफे पर सोना पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। विधि, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो रुद्र, क्योंकि इस बार तुम मेरे पास आई हो इसलिए सारी शर्तें मेरी होंगी। अगर कभी मैं तुम्हारे पास आऊँ तो तुम भी अपने हिसाब से अपनी शर्तें मुझे बता देना। और हाँ, अब चलो हम कोर्ट चलते हैं, उधर से ही हम ब्लड बैंक जाके ब्लड भी ले सकते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा कि आज ही कोर्ट चलने की बात कर रहे हो? बात विश्वास की नहीं है बेबी डॉल, आज का दिन मेरे लिए लकी है और इसलिए मैंने सोचा आज ही शादी करना बेस्ट रहेगा मेरे लिए। अब चलो भी। वैसे एक बात और, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें किसकी जान बचानी है और कौन है जो तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट है जिसके लिए तुम अपनी कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो। विधि, मेरे हिसाब से तुम कुछ ज़्यादा ही पर्सनल सवाल कर रहे हो, बट फिर भी मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। एक दोस्त है जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी इन 5 सालों में, ऐसा भी कह सकते हैं, उनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। अब इसके आगे कोई सवाल जवाब मत करना, चुपचाप चलो। थोड़ी देर में दोनों कोर्ट पहुँच जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद उन दोनों के हाथ में रेड बुक होती है। उस बुक को देखकर विधि अपने मन में बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ ऐसा करने वाले हो मेरे साथ। मुझे तो लगा था तुम एक रात के लिए मुझे वह सब कुछ करने के लिए बोलोगे। फिर कुछ सोचते हुए रुद्र की तरफ मुड़ती है और बोलती है, इस शादी को कुछ दिनों के लिए सीक्रेट रख सकते हो क्या? और मैं ऐसा क्यों करूँगा तुम मुझे बता सकती हो? क्योंकि मैं पहले अपने करियर को बनाना चाहती हूँ और तुम्हारे स्टेटस से खुद को मैच भी तो करना है, नहीं तो तुम्हारे पापा ही शादी तुड़वा सकते हैं। तुम अच्छे से जानते हो उनको अपनी स्टेटस से कितना प्यार है। अब तुम ही बताओ, एक लो प्रोफाइल लड़की से वह तुम्हारी शादी कैसे होने दे सकती हैं?
इसके आगे कुछ और बोल पाती। रुद्र आगे बढ़कर एक झटके से विधि को अपने करीब कर लेता है और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ के अपने होंठ विधि के होंठों पर रख देता है। रुद्र के होंठ अपने होंठों पर महसूस करते ही विधि के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। उसकी आंखें खुद ब खुद एक पल के लिए बंद हो जाती हैं। वह रुद्र को अपने इतने करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर वह वापस से रुद्र की बाहों में झटपटाने लगती है, पर वह खुद को उसकी बाहों से आज़ाद नहीं करा पाती है। रुद्र जब देखता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको होंठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगता है। रुद्र विधि के गर्दन पर हल्के से किस करता है, पर विधि के ऐसे हिलने डुलने से रुद्र अपनी पकड़ और टाइट कर देता है विधि पर। फिर विधि ना चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पाई। वह बस वैसे ही रुद्र के बाहों में खुद को सौंप देती है। उसे भी तो वही सुकून और राहत मिल रहा था जो रुद्र को मिल रहा था, पर साथ ही उसके जहन में वो सारे पल एक बार फिर आ रहे थे जब रुद्र ने उसके भरोसे को तोड़ दिया था। रुद्र के करीब होना उसको सुकून के साथ एक चुभन का आभास दे रहा था। विधि अपने किसी भी जज्बात को रुद्र के सामने जाहिर होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली ताकि वह खुद की फीलिंग को कंट्रोल कर पाए। वहीं रुद्र की पकड़ विधि पर कसती जा रही थी। उसका बस चलता तो वह आज विधि को खुद के अंदर संभाल लेता। वह 5 सालों बाद विधि के इतने करीब आया था। इन 5 सालों की तड़प तकलीफ विधि की बाहों में सब भूल देना चाहता था। वह बता नहीं सकता कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। उसके अंदर मिक्स इमोशन थे जो सिर्फ उसके लिए अपने प्यार को बयां कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि विधि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो वह उसे अपनी बाहों से आज़ाद कर देता है। उसके छोड़ते ही विधि का गुस्सा फूट पड़ता है। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते ना, मैंने क्या किया, अब क्या मैं अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर विधि और ज़्यादा चिढ़ जाती है। कार से बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद सब ब्लड बैंक पहुंच जाते हैं और विधि अपना ब्लड लेकर वहां से दूसरी तरफ जाने लगती है। रुद्र, तुम अब कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विधि, नहीं, यहाँ से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं, मैं खुद चली जाऊँगी। रुद्र, वाट, यह क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ गलत बोल रही हो? हमारे तुम्हारे रास्ते अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक हैं अब। विधि, मेरे पर्सनल स्पेस में कम से कम तुम दखल ना ही दो तो ही अच्छा है। तुम्हारी बीवी बनी हूँ, गुलाम नहीं, तो तुम अब जा सकते हो। मैं यहाँ से अकेली जाऊँगी, मेरा ड्राइवर कार लेकर आता ही होगा। रुद्र, ठीक है, बस तुमको अब मेरे साथ रहना, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे याद है, बस मुझे 10 या 15 दिन चाहिए खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए। रुद्र हंसते हुए बोलता है, खुद को प्रिपेयर करने के लिए या मुझे कैसे मारना, इसका प्लान बनाने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए। मुझे तुम्हें जिस दिन मारना होगा ना, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें मारूंगी। सो डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई जहर नहीं देने वाली। रुद्र, आज ही तो शादी हुई और क्या यह मारने की बातें करने बैठ गई? तो मुझे मार के सबसे ज़्यादा घाटे में तुम ही रहोगी। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंघानिया कारपोरेशन। तन्मय अपने डेस्क के सामने बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का गेट ओपन होता है और एक खूबसूरत लड़की ब्लैक कलर का शर्ट ड्रेस पहने अंदर आ जाती है। तन्मय अपने काम में पूरी तरह से फोकस था, तो उसे पता नहीं चलता कि कोई उसके केबिन में आ गया है। वह लड़की धीरे धीरे तन्मय की तरफ बढ़ती है और पीछे से उसकी आंखें बंद कर देती है। तब जाकर तन्मय को पता चलता है कि उसके अलावा केबिन में कोई और मौजूद है। तन्मय, कौन, आस्था तू है क्या? वह नाम सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगता है। तन्मय, अब तो पक्का हो गया कि यह तू ही है। और जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ने को होता है, तभी वह लड़की उसके कानों के पास जाकर बोलती है, बेबी, मैं हूँ, पहचाने? देखो, फाइनली तुम इंडिया आ ही गए। तन्मय उस आवाज़ को तुरंत पहचान जाता है और जल्दी से उसको अपने पास से दूर धकेल देता है। मोनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामने आने की? अरे वाह, तुम्हें तो मेरा नाम भी याद है, मतलब मेरा यहाँ आना वेस्ट नहीं गया है। फिर वह तन्मय के पास आकर खड़ी हो जाती है और फिर तन्मय के गालों पर हाथ रखकर बोलती है, पता है बेबी, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस की हूँ ना इन 6 सालों में। जब तुम इंडिया छोड़कर चले गए तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, इसलिए मैं भी इंडिया छोड़कर चली गई थी। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा तुम वापस आ गए हो, तो देखो मैं भी आ गई तुम्हारे पास। कैसे हो? तुम्हें मेरी याद आई? मोनिका, जो भी था हमारे बीच में वह पहले ही खत्म हो गया है। अब तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तन्मय, तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें वापस याद दिला सकती हूँ कि हम दोनों की सगाई हो चुकी है और मैं आज ही तुमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना तुमसे 6 साल पहले करती थी। और अपने होने वाले पति के ऑफिस में आ भी गई, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मोनिका, मैंने तुमसे यह सगाई पहले ही तोड़ दी है, तुम्हें याद होगा, इसलिए दोबारा अपनी यह शक्ल मुझे मत दिखाना। मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत है।
और जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तो तुम्हें कभी माफ़ कर ही नहीं सकता हूँ। यह सगाई हम दोनों की मंजूरी से हुई थी, इसलिए हम दोनों में से किसी एक के यह सगाई तोड़ने से नहीं टूटने वाली है। तो या तो तुम भूल ही जाओ कि यह सगाई टूट गई है। एक बात तुम्हें और मैं बता दूँ, तुम किसी और लड़की के लिए मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तुम्हारे बारे में मेरे पास एक एक जानकारी है, यहाँ तक कि उस विधि मित्तल की भी। और अगर तुम चाहते हो कि वह सेफ रहे तो उसे दूरी बनाकर रहना, नहीं तो मोनिका खन्ना को उसे अपने रास्ते से हटाने में 1 मिनट भी नहीं सोचना पड़ेगा। और यह काम मैं कितने अच्छे से कर सकती हूँ तुम्हें तो पता ही होगा। तन्मय, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब यहाँ से दफा हो जाओ। और मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरता हूँ, समझी तुम? ठीक है, फिर मेरे पास तुम्हारे और मेरे बहुत सी पिक्चर और वीडियो हैं, वो क्यों ना मैं विधि को दिखा दूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्या वह तुम्हें देखना पसंद करेगी। फिर कुछ फोटोग्राफ्स निकाल कर तन्मय के डेस्क पर रख देती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 12। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।